चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फेज स्पेस। हालांकि फेज स्पेस हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में, और हम फिर से दोबारा नहीं पढ़ने वाले। आप फिर से अगर फेज स्पेस पढ़ना है तो आई बटन में दिया जा रहा है। हालांकि उसमें भी फेज स्पेस था, इसमें भी कर दिए गए हैं, तो इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। फेज स्पेस उसमें अलग है, इसमें अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है। फेज स्पेस अगर पढ़ना हो तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर टोटल पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर फेज स्पेस नहीं पढ़ाऊंगा, उसके जस्ट आगे से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फेज स्पेस तो पढ़ चुके हैं, इसलिए आप जा सकते हैं फेज स्पेस देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें फेज स्पेस था। अगर मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस पता होगा तभी आप फेज स्पेस निकाल पाएंगे। इसके बाद हम म्यू स्पेस और टाउ स्पेस या फिर गामा स्पेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको फेज स्पेस के बारे में बता दें। पोजीशन स्पेस की अगर बात करें, पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस, क्योंकि आपको फेज स्पेस निकालने के लिए सबसे पहले तो पोजीशन स्पेस पता होना चाहिए, फिर आपको मोमेंटम स्पेस पता होना चाहिए। यह ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड, ये अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कामा वाई कामा जेड, कोई भी पॉइंट है। यहां पर ये जो पोजीशन स्पेस होता है, ये मान लो कोई कंटेनर हमने ले लिया, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं ये एट रेस्ट होते हैं, पार्टिकल एट रेस्ट, मूव नहीं कर रहे होते हैं। ये हमारा एक प्रकार का रेस्ट पार्टिकल्स इसमें होते हैं इस सिस्टम में, पोजीशन स्पेस फाइंड करने के लिए। और मोमेंटम स्पेस फाइंड करने के लिए भी हमारा 3 डायमेंशनल ही होता है। इसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन पता करनी हो, यहां पर जो कंटेनर होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं रैंडमली, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसलिए ये इसमें डायनेमिक सिस्टम लिया जाता है, डायनेमिक सिस्टम। इसमें स्टैटिक सिस्टम मतलब रुका हुआ है एक प्रकार से, स्टैटिक सिस्टम, ठीक। डायनेमिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, उसको हम निकालते हैं। मान लीजिए इसमें किसी पार्टिकल की हमें पोजीशन पता करनी होगी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, तो हम निकालेंगे पी एक्स कामा पी वाई कामा पी जेड। हमें मोमेंटम स्पेस चाहिए। इसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम होता है उसे हम डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्स इंटू, अगर हम स्मॉल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dv इक्वल टू dx इंटू में dy इंटू में dz निकलता है। एंड इसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम निकलता है, स्मॉल वॉल्यूम, हालांकि ये तो बहुत शार्ट में बताया जा रहा है, अगर आपको कंफर्म पूरा चाहिए तो बता रहे हैं, आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, फेज स्पेस जाकर वहां से देख लीजिएगा। स्मॉल वॉल्यूम इसके लिए जो होता है, इसके लिए डी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है dpx मल्टीप्लाई में dpy मल्टीप्लाई में dpz, ये गामा है, डी गामा। फिर आता है हमारा पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, बाद हमारा फेज स्पेस। फेज स्पेस, फेज स्पेस क्या होता है? इट इज इमेजिनरी स्पेस। ये इमेजिनरी स्पेस होता है, रियल स्पेस नहीं होता, क्योंकि आप कहीं भी देख लो वहां पर 3 से ज्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहीं भी देख लीजिए 3 से ज्यादा डायमेंशन। इस पार्टिकल के लिए अगर मान लो पोजीशन यहां पर या तो एक्स एक्सिस होगा इस प्लेन पर, वाई एक्सिस होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो ना। या फिर अगर सिंपल सा समझें, अगर मान लो कोई पोजीशन यहां पर रखा गया, या फिर एक्स इधर हो सकता है इस साइड में कहीं भी, वाई इधर हो सकता है, जेड इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब एक्स ऐसे ऐसे हो सकता है, वाई इस प्लेन पर, जेड इस प्लेन पर। जेड अगर इस प्लेन पर है तो उसके अंदर साइड भी जेड डैश होगा। मतलब यहां पर कोई भी पॉइंट देख पा रहे हो, आपको 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करा, बट ये इसे फेज स्पेस को बताया गया कि ये 6 डायमेंशनल होता है। तो क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी स्पेस। इट इज ए इमेजिनरी स्पेस, इट इज 6 डायमेंशनल स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस, एंड इट इज इमेजिनरी स्पेस। ये एक प्रकार का इमेजिनरी स्पेस होता है, 6 डायमेंशनल स्पेस और इमेजिनरी स्पेस होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
छह कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। एक्स वाई जेड मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं, इसे मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों को मिला के 6 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम होती है, मतलब ये हो गया हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए फेज स्पेस के लिए दोनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। इसे हम इसके लिए अगर हम स्मॉल वॉल्यूम निकालना चाहें, स्मॉल वॉल्यूम, तो इसे हम डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आता है डीवी मल्टीप्लाई में डी गामा। तो डीवी की वैल्यू क्या है आपको एज इट इज दिख रहा है, डी एक्स डी वाई डी जेड मल्टीप्लाई में, एंड डी गामा की वैल्यू डी पी एक्स मल्टीप्लाई में डी पी वाई मल्टीप्लाई में डी पी जेड। ये आती है हमारी डी टाउ की वैल्यू विच इज फेज स्पेस। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए, नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस क्या होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये डिफिनीशन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और आ भी सकती है, क्योंकि हर बार 60 क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं म्यू स्पेस या फिर गामा स्पेस, कभी कभी तो दोनों दे देता है, डिफाइन म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस। गामा स्पेस देगा या फिर टाउ स्पेस, दोनों में से एक देगा, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे टाउ स्पेस बोले, कई लोग इसे टाउ स्पेस बोलते हैं, कई लोग गामा स्पेस बोलते हैं, मतलब एक ही निकलता है, मतलब टाउ स्पेस बोले या फिर गामा स्पेस। तो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि डिफाइन म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस या म्यू स्पेस एंड टाउ स्पेस। तो आपको दोनों की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। 60 आंसर्स में ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि लगभग हर बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं म्यू स्पेस किसे कहते हैं। फेज स्पेस समझ में आया, ये 6 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस दोनों इनबिल्ड होते हैं। कंफर्म। इसमें कहा जा रहा है द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस, मतलब फेज स्पेस की ही बात हो रही है, फेज स्पेस इन विच, ऐसा 6 डायमेंशनल फेज स्पेस जिसमें द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ एन पार्टिकल, किसी कैपिटल एन पार्टिकल के लिए जो पोजीशन और मोमेंटा है, मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म मोमेंटा होता है, कैपिटल एन पार्टिकल के लिए जो पोजीशन एंड मोमेंटा है वो आर रिप्रेजेंटेड बाय एन फेज पॉइंट इज आल्सो नोन एज म्यू स्पेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा 6 डायमेंशनल स्पेस जिसमें कैपिटल एन पार्टिकल के लिए जो पोजीशन और मोमेंटा होगा वो रिप्रेजेंटेड बाय एन फेज पॉइंट, एन फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया, मतलब जितने पार्टिकल होंगे उतने फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारा म्यू स्पेस कहलाता है। मतलब 6 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब ऐसा फेज स्पेस, सपोज दैट ये कोई फेज स्पेस है, हमने कल्पना कर लिया कि ये कोई फेज स्पेस है, फेज स्पेस। इसमें मान लो 5 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल, और पांचों पार्टिकल के लिए यदि 5 फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, फेज पॉइंट, तो ये क्या कहलाता है हमारा म्यू स्पेस। मतलब कैपिटल एन पार्टिकल के लिए यदि एन फेज पॉइंट रिप्रेजेंट करे, मतलब जितने पार्टिकल्स होते हैं ऐसा 6 डायमेंशनल फेज स्पेस जिसमें एन पार्टिकल के लिए एन फेज पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो कैपिटल एन पार्टिकल होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एन फेज पॉइंट के द्वारा, मतलब किसी एक फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जितने पार्टिकल्स होंगे उतने फेज पॉइंट के द्वारा अगर वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यू स्पेस, वो हमारा म्यू स्पेस होगा। मतलब म्यू स्पेस ऐसा 6 डायमेंशनल फेज स्पेस है जिसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि 1 फेज पॉइंट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ 1 पार्टिकल, कि एक फेज पॉइंट जो होगा वो केवल एक ही पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें। मतलब म्यू स्पेस ऐसा स्पेस है जिसमें एक फेज पॉइंट केवल एक पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो किसी और मतलब जितने पार्टिकल होंगे सबको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। मतलब म्यू स्पेस में क्लियर समझिएगा, म्यू स्पेस अगर आ जाए तो एक फेज पॉइंट केवल एक पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट गामा और टाउ स्पेस में ऐसा नहीं है।
इसमें कहा जाता है द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इन विच द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ n पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन फेज पॉइंट। कि मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, मतलब अगर हम बात करें अब की बार जो हमारा फेज स्पेस है, मान लो फेज स्पेस, इसमें अब 5 पार्टिकल हैं, लेकिन इसे केवल एक फेज पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारा गामा स्पेस या फिर टाउ स्पेस होगा। मतलब गामा या टाउ स्पेस में केवल एक फेज पॉइंट के द्वारा संपूर्ण स्पेस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यू स्पेस में ऐसा नहीं है। म्यू स्पेस में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने फेज पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब एक फेज पॉइंट केवल एक पार्टिकल के ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है म्यू स्पेस में, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इन विच द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ n पार्टिकल, जिसमें पोजीशन और जो मोमेंटा होगा n पार्टिकल के लिए वो रिप्रेजेंट बाय ओनली वन फेज पॉइंट, केवल एक फेज पॉइंट के लिए संपूर्ण पार्टिकल को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है एक फेज पॉइंट से। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ दस द फेज पॉइंट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम एज ए होल। अगर होल के बाद लिखना चाहें तो होल पार्टिकल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे बात बराबर आएगी। मतलब वन फेज पॉइंट जो होगा वो पूरे सिस्टम के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें वन फेज पॉइंट केवल एक ही सिस्टम के केवल एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता था। मतलब म्यू स्पेस में एक फेज पॉइंट एक पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। गामा स्पेस में एक फेज पॉइंट संपूर्ण सिस्टम के पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो फटाफट यहां तक नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल। अब फेज स्पेस को हम फेज सेल में डिवाइड करेंगे। मतलब फेज स्पेस को, मतलब फेज स्पेस आपने समझा ये 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, इट इज ए इमेजिनरी स्पेस। अब हम इसको छोटे छोटे फेज सेल में डिवाइड करेंगे कि फेज सेल में डिवाइड करने पर कैसे डिवाइड किया जाता है। सो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कंसीडर, लिखेंगे कंसीडर पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, Q1, Q2, Q3, सो ऑन, ऐसे 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 QI कोई पॉइंट होगा और ऐसे हम लेते जाएंगे QF तक। मान लिया ऐसे QF तक गया, QR तक गया, जहां तक इच्छा गया आप वहां पर दिखा सकते हो। हमने बीच का पॉइंट QI ले लिया, मतलब एक प्रकार से दिखाने के लिए, इससे कोई मतलब है नहीं कि यहाँ पर जरूरी है QI ही लेंगे, कट कर दीजिए Q1, Q2, Q3, QF तक। ठीक, हमने मान लिया, ऐसे हमने माना है Q1, Q2 होता तो XYZ है, हमने मान लिया। मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गया, मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अब देखो x1, x2, x3 हमने इसलिए नहीं माना, कई बच्चे सोचेंगे y1, y2, y3 क्यों नहीं माने, इसलिए हमने कोई दूसरा मान लिया। बस मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मोमेंटम कोऑर्डिनेट P1, P2 ही मान लो, P1, P2, P3, सो ऑन। यहाँ पर Pi होगा, यहाँ पर Pf, स्मॉल p है, ध्यान दीजिएगा, Pf तक। ये हुआ हमारा मोमेंटम कोऑर्डिनेट, यहां तक समझ में आया। तब लिखेंगे देन द वॉल्यूम ऑफ, अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम अगर हम स्मॉल वॉल्यूम निकालें, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन स्पेस लिखें। अगर हम स्मॉल वॉल्यूम निकालें, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू, स्मॉल वॉल्यूम है तो क्या हो सकता है dq1 मल्टीप्लाई में dq2 मल्टीप्लाई में dq3 मल्टीप्लाई में सो ऑन dqf तक। इसी प्रकार अगर हम निकालें कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस के लिए, मोमेंटम स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, डी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा dp1 का मल्टीप्लाई में dp2 मल्टीप्लाई में dp3 मल्टीप्लाई में सो ऑन dpf तक। और इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें कि स्मॉल वॉल्यूम
ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस क्लियर, ये सब तो अभी हमने जस्ट पहले बताया। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि या नहीं, क्लियर हो रहा है? सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो, जितने भी लोग हैं चैट सेक्शन का उपयोग करिए, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। समझ में आ रहा है ना सबको? 100% क्लियर। चलो, ये सब तो आपने पहले भी पढ़ा है, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन का उपयोग कीजिए। ये सब तो आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो। मतलब स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जब निकालोगे, डी टाउ इज इक्वल टू डीवी इंटू डी गामा, यही तो होता है, हमने पहले भी पढ़ाया था इसको। तो डी वी क्या है? डी वी की वैल्यू डी क्यू वन मल्टीप्लाई में डी क्यू टू मल्टीप्लाई में डी क्यू थ्री सो वन। एंड डी गामा की वैल्यू है डी पी वन कामा डी मल्टीप्लाई में डी पी टू मल्टीप्लाई में डी पी थ्री मल्टीप्लाई में सो वन डी पी एफ तक। तो ये हमारा निकला स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। अब हम बताएंगे कि लेट अस डिवाइड एनी फेज स्पेस, फाइनाइट फेज स्पेस, किसी फाइनाइट फेज स्पेस को हम किसी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करेंगे। मतलब कई सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कई सारे सेल्स में हम डिवाइड कर देंगे। कोई फेज स्पेस है मान लो, उसको हम छोटे छोटे बहुत संख्याओं में हम डिवाइड कर देंगे और सभी की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। तो let us divide any finite phase space into a large number of फेज। हम डिवाइड करेंगे यहां पर फाइनाइट फेज स्पेस को किसी लार्ज नंबर ऑफ फेज सेल्स, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देंगे, जिसकी साइज हमने मानी है h की पावर एफ। ऑफ साइज या लिख सकते हैं कि साइज ऑफ, यहां पर लिखेंगे लेट द साइज ऑफ ईच सेल, सभी सेल की जो साइज होगी, मतलब एनर्जी जब इक्वल होगी, साइज इक्वल होगी तभी तो एनर्जी इक्वल होगी। साइज में चेंज करिए तो एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी, मतलब सभी इक्वल साइज में होने चाहिए। कि लेट द साइज ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू h की पावर f, ये हो h की पावर f मान लिए। वेयर, अगर दिखाना चाहें, वेयर h इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। समझ पाए यहां तक? अगर हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालें या फिर फेज सेल का नंबर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये फेज स्पेस हो गया, कोई भी एक फेज स्पेस हो गया, इसे हम छोटे छोटे फेज सेल्स में डिवाइड करेंगे ऑफ इक्वल साइज, छोटे छोटे फेज सेल्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब छोटे छोटे फेज सेल में। ठीक, तो नंबर ऑफ फेज सेल अगर हमें निकालो, मान लो ये पूरा स्पेस है, मान लिया ये पूरा स्पेस है जिसका वॉल्यूम हमारा डी टाउ हमने निकाला, अभी जस्ट पहले हमने निकाला कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डी टाउ ना। उसके बाद हमने साइज भी निकाल लिया कि एक की साइज क्या है? h की पावर एफ, h की पावर एफ। तो कितने नंबर होंगे? नंबर अगर निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ फेज स्पेस, ओ सॉरी फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल इज इक्वल टू क्या होगा? पूरा वॉल्यूम में से अगर उसकी एक की साइज डिवाइड कर दें तो उसके नंबर्स को पता चल जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन साइज ऑफ फेज सेल, कि मतलब पूरे का वॉल्यूम, पूरे के वॉल्यूम में से अगर किसी की एक की साइज डिवाइड कर दी जाए तो उसके नंबर का पता चल जाता है कितने नंबर का है, मतलब कितने सेल्स है। ये सभी जानते हो, ये तो क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है कि नंबर निकालना हो तो पूरे में से उसके किसी एक के साइज को डिवाइड कर दो, नंबर आ जाएगा, पता चल जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या निकाले हो? डी टाउ, ये डी टाउ अपन साइज ऑफ फेज सेल h की पावर एफ हमने माना है, h की पावर f। डी टाउ की वैल्यू रखेंगे क्या है? डी क्यू वन
dq1 dq2 मल्टीप्लाई में सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई में क्या है dp1 मल्टीप्लाई में dp2 मल्टीप्लाई में सो ऑन, ठीक, अपान में h की पावर f। ये नंबर ऑफ फेज सेल निकला, हमने नंबर निकाल लिया फेज सेल का कितना आया। हम इसके बाद लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स से हम क्या लिख सकते हैं, जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस होगा, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की जो स्मॉल वॉल्यूम होगी डी टाउ, वैल्यू क्या निकली थी कि डी टाउ इज इक्वल टू, आपको हमने जस्ट अभी पहले बताया, इसके पहले जब हम फेज स्पेस बता रहे थे तो क्लासिकल स्टडी ये तो हमने माना है Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और px py pz होते हैं, तो उसके वॉल्यूम के बराबर आता है, मतलब dx मल्टीप्लाई में dy मल्टीप्लाई में dz, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है dpx मल्टीप्लाई में dpy मल्टीप्लाई में dpz। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, dx मल्टीप्लाई में dpx, x वाला टर्म एक ब्रैकेट में, dy मल्टीप्लाई में dpy तो मल्टीप्लाई में है, चाहे जैसे कर सकते हैं, एंड dz मल्टीप्लाई में dpz। समझ पा रहे हैं यहां तक? यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है, इनका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है कि dx मल्टीप्लाई में dpx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपान 4 पाई। इसी तरह y के लिए निकालेंगे तो dy इंटू में dpy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपान 4 पाई, एंड dz मल्टीप्लाई में dpz इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपान 4 पाई। मतलब अगर हम dx इंटू dpx की वैल्यू यहां पर रख दें, ये ग्रेटर देन है मतलब h अपान 4 पाई से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं h अपान 4 पाई, क्योंकि इसके बराबर भी हो सकता है, इसकी भी जगह पर यहां पर लिख देंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम रख देंगे ये वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पे क्या मिलेगा हमको, डी टाउ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है h अपान 4 पाई, h अपान 4 पाई मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू क्या है h अपान 4 पाई मल्टीप्लाई में, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है h अपान 4 पाई, कंफर्म। मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है h अपान 4 पाई मल्टीप्लाई में h अपान 4 पाई मल्टीप्लाई में h अपान 4 पाई। किसी बुक में h बार अपान 2 भी दिया गया है तो वो भी इक्वल हो सकता है, उसे दिक्कत नहीं है कि मतलब ये इतना होता है इज इक्वल टू ऐसे लिखे h बार अपान 2, ये भी है इक्वल टू h बार अपान 2 इक्वल टू h बार अपान 2, ये वैल्यू भी दी गई है, तो ये वैल्यू भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक, क्योंकि होता है ये सभी लोग जानते ही हैं। तो हम यहां पर देखेंगे ये कितना निकलेगा, h क्यूब अपान में 4 पाई का क्यूब, 4 पाई का क्यूब, ये डी टाउ की वैल्यू निकली कि मतलब h क्यूब अपान 4 पाई का क्यूब। आप देखेंगे वैल्यू ये समझ में आती है कि 1 अपान, इसको लिखिए 4 का क्यूब करिए 64 इंटू पाई का क्यूब मतलब 3.14 का क्यूब मल्टीप्लाई में h क्यूब। अब देखिएगा 1 अपान में अगर 3.14 का क्यूब करें फिर हम 64 से गुणा करें, गुणा करके 1 से भाग करेंगे तो 0.000000 कुछ में आएगा, मतलब वैल्यू बहुत कम आएगी, तो उसे हम लगभग नेगेटिव मान लेंगे, क्योंकि लगभग जब वैल्यू कम आ रही है तो वो 1 से बहुत छोटी है, उससे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत
बहुत बहुत मिनिमम इफेक्ट डालेगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो डी टाउ होगा, डी टाउ इज नियरली इक्वल टू एच क्यूब। सो यहां तक फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे, यहां तक आप लोग नोट डाउन करेंगे। जो डी टाउ आया वो कितना आया, एच क्यूब के बराबर आया ना। तो इतना लिखने के बाद, इतना पूरा लिखने के बाद आप लिखे रहिए, यहां पर हम थोड़ा सा कंसेशन कर दे रहे हैं। तो यहां पर उसके बाद लिखने के बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद से यहां पर लिखिएगा। देखिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि अब बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं तो आप लोग इसके बाद ही इसको निकालेंगे, ऐसा नहीं। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब यहां से लिखिएगा उसके आगे से। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मतलब यहां से निकला क्या, जो स्मॉल वॉल्यूम है फेज स्पेस का वो कितना होता है, एच क्यूब के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टाउ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, बात तो एक ही है, मतलब बात तो एक ही है। चाहे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बनाइए या ना बनाइए, यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। आपने जब वैल्यू रखा यहां पर इक्वेशन फर्स्ट बना लिए डी टाउ की, नहीं तो यहीं पर रख दीजिए, बात तो यही आई कि डी टाउ के बराबर ही लिखा गया है। तो डी टाउ वैल्यू यहां पर रखेंगे तो मिलेगा क्या, नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल, फेज सेल की वैल्यू क्या निकलेगी, डी टाउ वैल्यू रखेंगे तो एच क्यूब अपान में एच की पावर एफ, ये निकला। मतलब अगर हम किसी फेज स्पेस को किसी फेज सेल में डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकलेगा, एच क्यूब अपान एच की पावर एफ। इतने नंबर निकलेंगे फेज सेल में। मतलब कोई भी अगर फेज से है, कोई सा भी फेज स्पेस, अगर उसको हम फेज सेल्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें इतने फेज सेल होंगे, एच क्यूब अपान एच की पावर एफ, जहां पर एच क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो नोट डाउन करेंगे, यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। और अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, या फिर आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पर सर्च करेंगे @union class, वहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ मिलते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा